के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, उर्दू के मकबूल शायर और मशहूर अदबी शख्सियत जनाब डॉक्टर अजमल न्याजी, जिनका चंद दिन पहले वफात हुई, शायर होने के साथ साथ सहाफ़ी व कालिम निगार भी थे। बकौल वक्त के सीनियर अदीब जनाब अमजद इस्लाम अमजद, डॉक्टर अजमल न्याजी की तख्लीकी सलाहियत का ज्यादा भरपूर इजहार उनकी नसर बनी। आज का प्रोग्राम उनकी सलाहियतों, अदबी काविशों को सलाम पेश करने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। आप 16 सितंबर 1946 को मूसा खेल जिला मियांवाली में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में तालिब इल्मी के दौरान मशहूर मशल्ला रावी और महवर की इदारत की। आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और एफसी कॉलेज में भी तैनात रहे। 45 साल अदब की खिदमत की, जिसके इतराफ पर उनको सितारा इम्तियाज भी मिला। आपकी वफात 18 अक्टूबर को हुई है। उनके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मुल्क की जानी पहचानी शख्सियत जनाब अमजद इस्लाम अमजद और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद मौजूद हैं। इन दोनों को खुशामदीद कहता हूँ और नहायत मशकूर हूँ कि आपने हमारे नाज़रीन की शख्सियत से मुतारिफ करवाने के लिए जो है वक़्त निकाला। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप आज प्रोग्राम में हाजिर हैं। हमने से बात शुरू करते हैं। आपका काला माशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प था और आपका ये हमारे पर एहसान है, जो कम से कम बाहर रहने वालों के लिए, कि जब भी कोई मुल्क की अहम शख्सियत जिसने मुल्क की खिदमत की हो, किसी भी फील्ड में खिदमत की हो, आप जरूर उसकी वफात में कालम लिखते हैं, जिससे हम बाहर वालों को बहुत एक तारुफ हो जाता है। शख्सियत के बहुत से पहलू सामने आ जाते हैं जिनके हमारे इल्म में नहीं होता। और यही अजमल न्याजी साहब के बारे में भी आपने किया है, बहुत अच्छा किया। तो बहुत दिलचस्प कालम है आपका। लेकिन आपने ये लिखा है कि इनकी हर बात से अंदाजा हो रहा था कि वो बहुत आगे तक जाने की सलाहियत रखता है। ये जमाने तालिब इल्मी है या उनकी अदबी का शुरू का दौर है? शुरू का दौर है जी, वही उसी का मैंने जिक्र किया है, क्योंकि ये हमसे 2-3 साल अजमल जूनियर था। तो उस जमाने में जैसा मैंने जिक्र भी किया कि अभी सीनियर्स का 1-2 साल भी जो हो तो बड़ा एहतराम, तो उससे सारी उम्र बेतकल्लुफी भी हुई, सफर भी हमने बहुत किए, हंसी मजाक भी बहुत किए, लेकिन वो एक खास तरह का जो एक थोड़ा सी रुकावट होती है ना, वो हमेशा अब वो रही। तो मैं उसको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना ओवरव्यू करना, तो आदमी उस वक्त देखता है कि इस लड़के में, इस आदमी में, इस नौजवान में क्या क्या इम्कानात हैं। तो उस वक्त भी लगता था कि उस वक्त ये बहुत झेंपा हुआ था, बहुत गरीब बैकग्राउंड से आए वो, और बड़ा मेहनत करके और कोशिश करके, तो वो जो मजाफाती कॉम्प्लेक्स होते हैं उस वक्त तो उसके साथ बहुत ज्यादा थे, वक्त के साथ साथ कम हुए, लेकिन उस जमाने में बहुत। मगर इसके बावजूद उसकी जो सलाहियत थी, जो टैलेंट था, वो नजर आ रहा था कि ये जो है लिटरेचर में उसकी जो गिरफ्त थी, उसकी जो दिलचस्पी थी और उसकी जो एक प्रायोरिटीज थी, उनसे पता चलता था कि ये एक आम एमए पास करने वाला स्टूडेंट नहीं है, बल्कि ये उसे आगे भी जाए। तो जहां आपने तख्लीकी सलाहियतों का जिक्र किया नसर के अंदर, वहां आपने लिखा है कि इसका आगाज इसके सफरनामा भारत मंदिर में मेहराब से हुआ, जिसमें इसके हम काफिया मुतबालात की खूबसूरत और बरमहल इस्तेमाल का जौहर कुछ इस अंदाज से सामने आया कि उसको नजर की पहचान बनता चला गया। जी हाँ, ये असल में अगर आप मेरा इसमें क्या खास मंदिर मेहराब जो है, इसका मरकजी नुक्ता क्या है? या नहीं, बुनियादी तौर पर तो ये एक सफरनामा था इंडिया का ना। मैंने ये लिखा है कि ये उसकी नसर की पहली किताब, यानी नसर में जो उसकी एंट्री हुई वो इस किताब से हुई और सफरनामे से हुई। जो आगे नहीं तो आगे तो फिर वो साफी हो गया और कॉलम लिखता रहा ना, लेकिन जो नसर का एक स्ट्रक्चर था उसका खास, वो सारी जिंदगी चलता रहा। और उसमें जो बड़ी खूबसूरती थी कि जैसे हमारे आमतौर पर स्टेज पे मौलाना हजरात काफिये मिला के बात करते हैं, मगर उनके काफियों में एक तरह की यकसानियत होती है, स्टेलनेस होता है। जबकि अजमल न्याजी में एक तो इसका काफिया थोड़ा सा अनोखा होता था और फिर ये बड़े क्रिएटिव जो है मुतबादलात
दो ऐसी चीजों को जोड़ता था। जैसे मैंने उसमें जिक्र भी चेक किया है कि वो बोलते थे और दिलों के दरवाजे खोलते थे। अब बोलते और खोलते के जो काफिये हैं, उसका जो सौती एक पैटर्न है, ये वो हर यानी समझे कि उसकी नस्ल में जगह जगह ये बनता चला जाता था, और उसकी वजह से उसमें खास तरह की जाज़बियत भी थी और उसकी एक आइडेंटिटी भी बन गई कि उसकी नस्ल पहचानी जाती थी कि ये खास अंदाज की नस्ल जो है ये अजमल न्याज़ी ही लिखता है। आप ये भी लिखा कि वो अपने नजरियात और तासुबात के हवाले से कदरे जिद्दी भी नजर आता था। दरवेशी इसकी फितरत थी और दुनियादारी जरूरत। तो तासुबात, मजहबी तासुब की बात कर रहे हैं आप या इसके नहीं 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 मुखालिफ नहीं लोगों की? ना ना, मजहबी नहीं, जनरल एक होते हैं। बात देखें, हम सब लोग जो हैं अपनी अपनी, हम सब लोगों के कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। और जहां हम आम जिंदगी में जितने मर्जी नॉर्मलाइज हो, उस पर्टिकुलर एरिया में हम जरा स्टबन हो जाते हैं। मैंने ये देखा है कि जो लोग गांव से या मज़ाफ़ात से या इस तरह के कल्चर से आते हैं, उनको इससे निकलने में जरा देर लगती है, थोड़ी सी, क्योंकि उनकी वो ग्राउंड ज्यादा। तो वो जो चीजें थी उसकी तरफ मैंने इशारा किया है कि एक तो जूदरंज वो था, वो तबाह होती है, हर आदमी की एक तबाह होती है जी जी। उसके, लेकिन वो जूदरंज था भी और जल्दी भूल भी जाता था। तो वो जो जूदरंज जो होने वाला एक जो आप कह लीजिए उसका तासुर था, उसमें वो जो उसके तासुबात कह लीजिए या तासुरात, सेट जो चीजों के बारे में थे, जहां कोई भी चीज जरा सी डिविएट करती थी तो वो अनईजी हो जाता था, और अनईजी होने की वजह से बाद औक़ात वो एक रंज में भी जाता, उसकी तरफ मैंने इशारा किया। लेकिन था दरवेश फितरत आदमी, आपने ये भी जी बिल्कुल, आप देखते हैं उसने उलिया भी दरवेशों वाला ही लिखा हुआ है। बिल्कुल। चलिए, ये तो मैंने आपके कॉलम से एक दो चीजें नोट की थी जो मुझे, मैंने कहा आपसे पूछ लूंगा। इसके अलावा आपने, आपका इतना लंबा ताल्लुक रहा जैसे आपने बताया है, कोई ऐसी बात जो आप हमारे इल्म में लाना चाहते हो? नहीं, देखिए देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने, मेरी वो नज़्म भी है सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। तो वो सेल्फ मेड लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि अजमल नियाज़ी भी उसी में फॉल करता था, कि ये ऐसे लोग जो जिंदगी में बहुत जीरो से या बहुत नीचे से शुरू करते हैं और फिर आस्ता आस्ता जमा करके फिर वो एक मुकाम पर पहुंच। तो अजमल नियाज़ी में मैंने ये खूबी देखी है कि वो जहाँ से शुरू हुआ, एक तो मैंने बड़ी अच्छी बात उसकी लगी कि आम लोग जो होते हैं वो अपने जो कमजोरी है उसके बारे में अपोलोजेटिक होते हैं, लेकिन वो उसको मैंने कभी अपोलोजेटिक नहीं देखा। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप अपने लिबास पे फख्र करते हैं, अपने लहजे पे फख्र करते हैं, अपने बोलने के स्टाइल पे फख्र करते हैं और जिस तरह से रहते हैं उसको ओन करते हैं, तो ये आपके किरदार की इस्तकामत की भी एक, तो ये चीजें उसमें शुरू में से थी। तो आपने देखा होगा कि वो बड़ा हट के, उसका अटायर ही मुख्तलिफ था लोगों से, उसकी पगड़ी, उसकी दाढ़ी, उसके कपड़े, उसका स्टाइल, उसके बोलने का तरीका जो है, लेकिन इस सारे में इस उसमें खास तरह का एक कॉन्फिडेंस, और ये बड़ी अच्छी अप्रिशिएबल बात थी कि वो जिस तरह नजर आता था वो था भी उसी तरह का। आमतौर पे लोग नजर कुछ और आते हैं, होते कुछ और। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल करीम खालिद साहब, आपका कब राब्ता हुआ पहला अपने अजमल नियाज़ी साहब से? आपको मौका मिला होगा उनके साथ उठने बैठने का? हाँ, मेरा वैसे तो बहुत पहले से मैं जानता था, लेकिन जो एक इंटरेक्शन है या ताल्लुक है दोस्ती का, वो सवार हुआ जब वो एफसी कॉलेज में तशरीफ लाए, गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा। जब वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी प्रमोशन हुई, तो वहाँ उन्हें एडजस्ट नहीं किया गया। इसके बाद में वो प्रिंसिपल के भी के खिलाफ हो गए और उसके खिलाफ लिखा बहुत कुछ, क्योंकि वो कहते थे कि गवर्नमेंट कॉलेज मेरा ही है, और इस हवाले से उन्होंने बहुत एक मंजरनामा भी गवर्नमेंट कॉलेज का जो है वो क्रिएट किया हुआ था उनके जहन में एक इमेज। तो जब वो एफसी कॉलेज में तशरीफ लाए, तो वहाँ मेरा उनसे ताल्लुक जो है वो बना, और जो बाद में दोस्ती का ताल्लुक बन गया। और इसमें अजमल नियाज़ी जो है वो मुझे वो नज़र नहीं आया जो मैं उसके बारे में सुनता था। मसलन गॉर्डन कॉलेज के में तो रहा काफ़ी अर्सा, फिर मुख्तलिफ कॉलेजों में, तो उसके बारे में
बहुत से किस्से कहानियां जो थी वो उसके अगले स्टेशन पे जाने से पहले वहां पहुंच जाती। तो उनके एक मशहूर आदमी था, शायर भी था, और उसे नुमाया होने का भी एक शौक था, सामने आने का और खुद को मनवाने का और खुद को बिल्कुल स्क्रीन पे रखने का एक अमल जो होता है वो उसे था। तो एफसी कॉलेज में आके मुझे यूँ लगा कि जैसे वो अजमल न्याजी जो है उसके काफी डंक जो हैं वो खत्म हो गए हैं, जो उसकी एक स्टोरीजा सरी की सूरत में मौजूद थे, क्योंकि एक तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज से एफसी कॉलेज में जो उसने हिजरत की है, ये हिजरत जो है वो उससे असरअंदाज हुई, उसके अच्छा। अहवाल व अमाल पे असरअंदाज हुई। लेकिन वो जो अमजद साहब ने फरमाया है ना कि वो एक जिद्दीपन जो है वो उसका सारी जिंदगी नहीं किया है। जिद्दीपन इस तरह के जरा सी बात पे, मसलन एक दफा मुझसे खफा हो गया, यहाँ तक खफा हुआ कि वो मेज पे टेलीफोन पड़ा हुआ था तो वो उठा के तो मुझे मारने लगा, तो दोस्तों ने बीच में जाओ कराया, कहने लगे नियाज़ी साहब क्या हो गया आपको? तो उसके बाद वो लगता था जैसे वो उसका हार्ट बीट जो है ना बहुत तेज हो गई है और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंतहा को पहुंच गया, यानी ये कैफियत उसके जिद्दीपन की नजर आई मुझे। उसके बाद ये हुआ कि उसी दिन शाम को मेरे घर आ गया और मैं हैरान कि मैंने कहा अभी तो हमारा इतना खौफनाक किरदार हुआ है वहां से और ये न्याजी साहब मेरे घर आ गए। मैं खुद भी शर्मिंदा क्योंकि मुझसे भी कल जुमले जो हैं वो अदा हो गए। तो लेकिन आके तो गले लगा दिया मुझे, कहने लगा यार वो छोड़ यार वो हो गया, बस ठीक है तो बच्चा चाय पिलाओ मुझे। तो वो अंदर आ गया और चाय वाय पी और इसी दौरान में शबीउल हसन भी आ गया। असल में शबीउल हसन जो था वो एक बड़ा अजीब किरदार था इस शहर का, अल्लाह उसे बख्शे। तो उसने बहुत सारे लोगों को एक दिल में बांधा हुआ था, बस बड़ी बड़ी शख्सियतें जिनमें शहजाद अहमद भी शामिल थे, अजमल न्याजी भी, और जो मुख्तदर हमारे उलमा थे उनके साथ उसके रब थे, तो सबको इकट्ठा कर देता था। तो वो भी आ गया और उसने आके तो कहा कि जनाब ये तो आपकी बड़ी तारीफ करता है अब्दुल करीम खालिद, ये तो हाँ हाँ पता है मुझे मुझे ये तो मेरा बहुत अजीज है, ये तो मेरा बच्चा है। तो ये इस तरह से वो सारे मामला जो है उसको उसने बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया और उसके बाद पूरी जिंदगी उसने कभी जिक्र ही नहीं किया और हमेशा बड़े प्यार से, मोहब्बत से और एक खुलूस से और खंदा पेशानी से वो मिलता रहा। तो ये उसका जाना जो है ये बहुत बड़ा सानेहा है। एक खूबसूरत आदमी जो इस शहर की रौनक था, इसकी आबरू था, वो हमसे जुदा हुआ। आपने अमजद साहब लिखा है कि भाई इस 70 की दुहाई के जिक्र में कि इस जमाने तक अभी तालीम के मैदान में सीनियर्स की इज्जत और उनकी कुर्बत से सीखने का रिवाज मौजूद था। ये थोड़ा सा हिला देने वाला फिक्र है कि भाई क्या ये रिवाज इसमें कमी आ गई है, क्योंकि हमारे कल्चर में उस्ताद की इज्जत तो बहुत ज्यादा एक मतलब की जाती है। नहीं, उस्ताद तो जरा और कैटेगरी में चले जाते हैं। सीनियर से मेरी मुराद ये थी जैसे हम लोग जब यूनिवर्सिटी आए ना, तो अब देखें कि असलम अंसारी, रियाज मजीद, खुर्शीद रिजवी साहब, अनवर मसूद साहब, उससे थोड़ा सा पहले खालिद ज़करिया थे, तो रफीउद्दीन हाशमी थे। तो ये लोग जो थे इनके साथ हमारा बेतकल्फियां भी थी, लेकिन एक एहतराम, यही रिश्ता फिर बाद में मेरा सुहेल अहमद खान से कायम हुआ, इशरत अब्बास नकवी से कायम हुआ, अशरफ शाहीन से कायम हुआ, अजमल न्याजी से कायम हुआ, साजिद सईद से कायम। तो हालांकि उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क था। मैं ये कह रहा हूँ कि उस जमाने में ये हिजाब जो है ये थोड़ा सा जरा अच्छी तरह था कि लोग इसका ख्याल ज्यादा करते थे। अब ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन डेफिनेटली कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। वो नज़म आपको याद है इसकी, सेल्फ मेड लोगों का अलमिया या? मुझे याद होनी चाहिए,
मैं देखता हूँ, अगर मुझे लाइनें कुछ याद आती हैं कि रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलसिता सजाने में उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते वाह। हैं। उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। ये नहीं कि इनको इस रोजो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आंसुओं का खूब बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। वाह वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। वाह वाह। यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए, असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। वाह आखिरी शेर है इसका कि फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, इनके सेहन में सूरज देर से निकल दिल से। वाह वाह वाह। देर से सूरज देश से। वाह क्या जी। करीम मैं खान ये साहब, समझ आपके पास भी कुछ है सुनाने को? जी नहीं, मैं जी अमजद साहब के होते हुए तो मैं ये तो मैं बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि हम ज्यादा अमजद साहब को सुने। ये तो इस प्रोग्राम की बहुत एतबार मुझको बख्शा आपने अमजद साहब को रहमत देकर, तो हम उन्हीं को ज्यादा सुने। जी अमित साहब, हमें मौका मिल ही गया तो कोई अब्दुल रहीम खान साहब की बात की याद रख लें, आज रख लें कुछ नहीं अगर। जी नहीं, अब चूंकि हम अजमल के बारे में बात करने के लिए जमा हुए हैं, तो मैं उस पर भी, ये नज्म भी मैंने इसलिए सुना दी क्योंकि इसका एक रिश्ता निकल आया उससे। जी जी तो इसलिए मैंने अर्ज कर दी, वरना वो जरा ये शेरो शायरी का कोई मौका नहीं है। बाकी अजमल के हवाले से एक दो बातें मैं और जी यकीनन जरूर करना जरूर। चाहूंगा। मुझे आखिरी चंद महीने पहले मैं जब उससे मिले, असल में मुझे अपने जो प्यारे दोस्त होते हैं उनको बेबसी के आलम में देखना मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है। जी मुझसे बहुत और मुझे बात शर्मिंदगी भी होती है कि मैं क्यों नहीं जाता, लेकिन शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको बंदे को उस तरह से देखना। तो वहां मैंने देखा कि वो उसके चेहरे पर जो एक खास तरह की खुशी और बशाशत आई उस परेशानी के आलम में भी। तो वो एक बड़ी खूबसूरत, उसकी मुस्कुराहट वैसे भी बड़ी खूबसूरत थी। लेकिन ये जो चीज थी, ये इसने बड़ा मुझे किया और मेरे दिल में आया कि मुझे ज्यादा इसके पास आना चाहिए था। 1.5-2 साल वो बेचारा एक तरह से वो पड़ा रहा उस बेचारगी के आलम में, और खासी बड़ी तकलीफ उसने काटी है। लेकिन एक जो ब्लेसिंग की अच्छी बात ये थी कि रब्बे करीम ने उसको औलाद बड़ी अच्छी दी है, मोहब्बत वाली। उन्होंने बच्चों ने बड़ी खिदमत उसकी की है। और यूं उसका जो मुश्किल सफर था जिंदगी में, जिंदगी वाला मुश्किल सफर, वो थोड़ा सा आसान हो गया। मगर मैं ये अब भी समझता हूँ कि जो उसने लिखा है, जैसे कि अभी अब्दुल करीम खालिद साहब आपको बता रहे थे कि वो थोड़ा सा बड़ी रद्द अमल का आदमी था। जैसे उन्होंने बताया कि दोपहर को लड़ा है और शाम को आकर वो कहता है कि मुझे लेकिन वो बड़ी रद्द अमल में बहुत ज्यादा इमोशनल जज्बाती। ये गालिबन उसका न्याजी कैरेक्टर, मेरा ख्याल अपना ख्याल है कि ये उसका ट्राइबल कैरेक्टर था जो उसके अंदर ट्रैवल करता था। और इसी ट्राइबल यानी कैरेक्टर की खूबी भी थी कि वो बहुत जल्द भूल भी जाता है और चीजों को तो ये एक चीजें जो है, हम लोग क्योंकि शहरों में पले बड़े हैं, हमारे लिए थोड़ी सी अनयूजुअल होती थी। लेकिन ऐसे दोस्त जो हैं वो आकर जिंदगी में एक नए शेप का इजाफा जरूर करते हैं और आपका इंसानियत पर थोड़ा सा एतमाद बढ़ाने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ी अच्छी रूह थी। अल्लाह ताला उसकी गलतियां कमजोरियां हम सब इंसान है, होती होंगी, तो उनको नजरअंदाज करे और रहमत फरमाए उसके लिए। बहुत शुक्रिया जी। करीम खान साहब, आपने कुछ और? जी जी जी, मैं अर्ज करूँ कि उसके जो बीमारी के अयाम थे, जी जी उनमें मुझे 2-3 बार उसकी अयादत का मौका मिला।
और मेरे साथ पहली बार तो एक दोस्त भी थे, नसरुल्लाह बलूच साहब। तो हम गए तो ये जिसका हमसे साहब ने फरमाया ना कि एक बशाशत और एक खुशी की लहर उसके चेहरे पे आ जाती थी जब कोई मिलने जाता था उससे इस आलम में, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक महफिल का आदमी और मूव करने वाला और डायलॉग का आदमी जो है वो जब बिस्तर पे पड़ जाता है तो एक अजीब कैफियत होती है, ये कैफियत बयान नहीं की जा सकती। तो मैं अर्ज करूँ कि मुझे अब्दुल करीम कुर्सी साहब ने किताब भेजी वहाँ से कि ये अजमल न्याजी साहब को देनी है, अश्क रवां उनका मजमुआ था। तो मैं उन्हें देने के लिए गया तो वो बेड पे पड़े हुए थे, वो बलोची टोपी उन्होंने पहनी हुई थी। तो मुझे देख के तो एकदम एक कैफियत उनके चेहरे पे खुशी की आई। जो उनका अटेंडेंट था उसने मुझे आगे किया तो मैंने तारुफ कराया, लगा हाँ पता है मुझे। मैंने कहा कि शायद वो यादाश्त उनकी कम हो गई हो, तो मैंने अपना तारुफ कराया तो बहुत खुशी का इजहार किया और किताब लेके तो पहले उसे सीने से लगाया, फिर उसे माथे पे रखा, फिर उसके बाद कहने लगे मैं इस पे कॉलम लिखूंगा। मैंने कहा अजमल साहब आप जल्दी से एहतियात हो, हम आपके कालमों के मुंतजिर हैं, आप जरूर कालम लिखिए। फिर उसने कलम दिया और किताब के अंदर, क्योंकि वो उन्होंने नहीं लिखा हुआ था कि साहब ने अपना नाम वगैरह, तो ऊपर लिखा कि ये किताब अब्दुल करीम खालिद ने मुझे पेश की है और अब्दुल करीम कुर्सी ने मुझे अमेरिका से भेजी है। तो मैं इन दोनों हजरात का शुक्रगुजार हूँ, ये उसके अंदर लिख लिया ताकि वो याद रहे कि ये किताब किस तरह से तक हो। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस आलम में भी कि वो एक बेबसी की सूरत थी उनकी और हाथ भी काम नहीं कर रहा था लिखने में, लेकिन वो शिकस्ता था। उन्होंने खत जो है उसमें वो किताब के अंदर। उसके बाद क्योंकि बोल नहीं सकते थे, आवाज बहुत पसंद थी, तो करीब जाके सुनना पड़ता था। तो मैंने करीब जाके कान लगाए तो कहने लगे कि मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा और मैं लिखूंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा साहब हमको आपके लफ्जों के मुंतजिर हैं, क्या खूबसूरत आप लफ्ज आराई किया करते हैं, लफ्ज में से लफ्ज निकालते थे, जिसका हमसे साहब ने फरमाया ना कि एक अपना सलूक था उनका बड़ा शानदार। अभी मैं वो देख रहा था उनका एक पुराना कालम कि हम सब लोग जो हैं वो किताब में रहते हैं, किताब हमारा घर है, इसीलिए मुझे किताबी चेहरे अच्छे लगते हैं। क्योंकि और किताबी चेहरे वो होते हैं जो किताब पढ़ते हैं, यानी उसको भाई आगे जिस तरह किया। तो इस तरह से वो बात में से एक लफ्ज में से दूसरा लफ्ज निकाल देता था और इस तरह यही उसका उसका सूख था और यही उसके सूख का हुक्म। तो मैं समझता हूँ कि अजमल जो है वो अपने बेड पे लेटा हुआ भी अपने पूरी शख्सियत के साथ और अपने सिस्टमों के साथ वो वहाँ रहा। लेकिन बहरहाल बीमारी जो है वो हर इंसान को बिल्कुल उठा देती है। बड़ी बड़ी सरबराह शख्सियतें जो हैं वो बेचारी मजबूर महज हो जाती हैं। तो यही चीज़ अजमल के साथ भी हुई। हमें उसके जाने का अफसोस है, अल्लाह ताला उसके अपने जवार रहमत की जगह दे। आमीन। मैंने उसके आप इसी कॉलम में मैंने उसकी वो गजल लिखी है जो उसकी पहचान बनी, ये सबसे बल्कि इब्तदाई जमाने की है। तो उसका पहला शेर मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारा अजमल न्याज़ी जमा हो गया है कि ऐसे गफलत ने मुझे मिसले सहर भेजा गया, ऐसे गफलत ने मुझे मिसले सहर भेजा गया, देर तक सोए हुए लोगों के घर भेजा गया। अल्लाह ताला करम फरमाए। अल्लाह ताला रहमत की जगह दे उसको। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया साहब, आपका भी आप हमेशा हौसला अफजाई करते हैं जब भी आपसे दरख्वास्त की जाती है, आप हाजिर हो जाते हैं। और अब्दुल खालिद साहब आपका भी इंतहाई शुक्रिया कि आप दोनों हजरात ने, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा उनसे तारुफ तो नहीं था, इसी तरह अदबी मजलिस में उनका जिक्र सुना या उनका कालम पढ़े या कभी कोई गजल किसी ने भिजवा दी तो वो उस तरह पढ़ ली। लेकिन बहरहाल एक कहना चाहिए कि मुल्क की अहम शख्सियत है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जबल सोसाइटी की तरफ से
ये एकता जी की रेफरेंस जो है पास करूँ, इसमें आप दोनों हजरात ने मेरा साथ दिया, इसलिए आपका इंतहाई मशहूर हूँ। आप बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आइंदा भी कभी मुलाकात करेंगे। बहुत ईमान, शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने डॉक्टर अब्दुल यादी साहब की कादरी रेफरेंस के तौर पर किया था। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह जमुन वक्त के मुताबिक 3 बजे जो अशराफी प्रोग्राम में है उसके साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। रिश्तेदार साहब जवाब देंगे। तो साथ ही इजाज़त, खुदा हाफिज़।